प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी के एक महा मैराथन वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी में बहुविकल्पी गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है। साथ में जीवन परिचय, निबंध लेखन, पत्र लेखन, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी बच्चा इस महा मैराथन वीडियो को अंत तक देख लेता है तो 22 फरवरी वाले हिंदी के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि कृति कंकाल के लेखक का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों, जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट में भी आप लोग बताते चलिएगा, क्योंकि आपसे इससे ये पता चलेगा कि कितने बच्चों का कितना तैयारी है, ठीक ना। तो कृति कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है बच्चों? ये है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर में भी पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि रस मीमांसा के लेखक का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, गुलाब राय या जय प्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी कि इनका भी पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि शुक्ल युग की कालावधि कितना होता है, यानी कि शुक्ल युग का जो समय सीमा माना जाता है वो कब से कब तक होता है? सन 1850 से 1900 तक, सन 1919 से लेकर के 1938 तक, सन 1900 से लेकर के 1920 तक, या सन 1938 से लेकर के सन 1947 तक। तो शुक्ल युग का जो समय सीमा वो माना जाता है वो सन 1919 से लेकर के 1938 तक का जो भी टाइम पीरियड माना जाता है उसको हम बोलते हैं शुक्ल युग। क्या बोलते हैं? शुक्ल युग, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम बताइए। यानी कि पंच परमेश्वर कहानी को किसने लिखा था, उनका लेखक का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल, यशपाल या प्रेमचंद्र या राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के राइटर का नाम क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे होगा प्रेमचंद। क्या हो जाएगा भैया? प्रेमचंद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। ये उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, ठीक ना। अब बताना भैया कि इसका राइटर का नाम क्या होगा? प्रेमचंद, भगवती चरण शर्मा, ठीक ना, या वर्मा, ये यशपाल या वृंदावन लाल, ठीक ना। तो भूले बिसरे चित्र ये जो उपन्यास है इसके लेखक का नाम क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि कलम का सिपाही के लेखक है। कलम के सिपाही के रचनाकार का नाम बताना है। अमृत राय, मुंशी इंसा अल्लाह खां, गुलाब राय या बैद्यनाथ मिश्र। तो कलम के सिपाही के जो रचनाकार हैं उनका नाम है अमृत राय। क्या है? अमृत राय। अमृत राय वाले ऑप्शन को बिल्कुल याद रखना, क्योंकि जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना बाबू, अब की बार पेपर में पक्का पूछा जाएगा। और आपसे मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे सेशन को अंत तक देख लेता है, इस पूरे वायरल पेपर को घोल करके पी जाता है ना, तो उसका 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा। आज ही पक्का हो जाएगा भाई, ठीक ना। पूरा पेपर को याद कर लो, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। यानी ये जो रचना है लहरों के राजहंस, इसके रचनाकार का नाम क्या है? मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेमघन या रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, लहरों के राजहंस के जो रचनाकार हैं वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। माने इसमें 4 यहाँ पे रचना का नाम दिया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जिनको भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। पहला ऑप्शन क्या है? ठूठा आम। क्या है पहला ऑप्शन? ठूठा आम है। अगला हमारा ऑप्शन क्या है? दृष्टिकोण। अगला ऑप्शन क्या है?
ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप। तो बच्चों बताओ कि भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा किस निबंध को रचना किया गया है, ठीक ना। तो ठूठा आम जो हो जाएगा ना, ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। माने स्मृति की जो रेखाएं हैं किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। जीवनी है कि रेखा चित्र है कि आत्मकथा है कि संस्मरण है, ये आपको बताना है। तो स्मृति की जो रेखाएं हैं वो क्या है बाबू, वो हो जाएगा संस्मरण। क्या हो जाएगा, संस्मरण। यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला आपका क्वेश्चन ये है बाबू कि निम्नलिखित में से यात्रा साहित्यकार हैं। माने इसमें 4 लेखक का नाम दिया गया है और इसमें से ये बताना है कि कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको हम यात्रा साहित्यकार के नाम से भी जानते हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, डॉक्टर राहुल संकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों यात्रा साहित्यकार के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम है राहुल संकृत्यायन। ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी यहाँ पे ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ललित ललाम के रचयिता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ललित ललाम रचना के रचनाकार कौन है। पद्माकर, भूषण, मतीराम या बिहारी लाल सतसई, ठीक ना। तो बताना भैया कि ललित ललाम के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो इनका रचयिता हो जाएंगे मतीराम। क्या हो जाएंगे, मतीराम। इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा, ध्यान से समझिएगा। जितना क्वेश्चन मैं आप सभी को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पक्का पेपर में पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। क्वेश्चन आपका यह है कि केशव दास किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या रिक्तिमुक्त या प्रयोगवादी। तो केशव दास किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रीतिबद्ध। क्या हो जाएगा, रीतिबद्ध इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में आप लोग को रखना है। ओके आगे समझते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं बताइए। माने प्रयोगवाद की कौन सी 2 विशेषताएं हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सत्य है, बताना है। तो प्रयोगवाद की जो भी विशेषताएं हैं क्या है भैया, घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण या ए और बी दोनों, माने क और ख दोनों, या नारी के प्रति परिवर्तन। तो प्रयोगवादी के जो भी विशेषताएं हैं वो क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहला क भी होगा और यहाँ पे सेकंड भी होगा। तो पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ये जो दोनों ऑप्शन का ऑप्शन कहाँ में दिया है, ऑप्शन नंबर घ में दिया है। तो ग नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ग नंबर, क और ख दोनों हो जाएगा। यही प्रयोगवादी की विशेषताएं होती है। ओके चलो आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी। ये जो साकेत है ये क्या है, एक महाकाव्य है। अब बताना इस महाकाव्य की रचना के रचनाकार कौन है भैया, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या हरिऔध या नागार्जुन। तो बच्चों साकेत के रचनाकार का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। माने राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित कौन सा यहाँ पे काव्य है, बताना है। आंसू है कि यामा है कि चौखे चौबदे है या उत्तरायण है, बताओ। तो राम कुमार वर्मा के द्वारा रचा यहाँ पे कौन सा काव्य है भैया, उसका नाम है उत्तरायण। क्या है, उत्तरायण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा घ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे समझते हैं कि रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की कौन सी रचना है, श्री रामचरितमानस, रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास या प्रेम माधुरी। तो रीतिकाल के रचनाकार का नाम क्या होगा बच्चा, वो हो जाएगा रामचंद्रिका। क्या होगा, रामचंद्रिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कई बार पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और अब की बार 2024 वाले पेपर में 100% चांसेस है कि पूछा जा सकता है, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन क्या है बाबू कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, प्रेम वाटिका, सच्चिदानंद अज्ञे या राम नरेश त्रिपाठी। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार का नाम क्या है बच्चों, इनका रचनाकार का नाम है ये सच्चिदानंद अज्ञे। क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद अज्ञे इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
चलो आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि सुमित्रानंद, ठीक ना, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है ये आपको बताना है। ज्ञानदीप, प्रेम वाटिका, छड़दा या युगवाड़ी। बताओ सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो बताते भी चलेंगे, ठीक ना। तो बताओ इनकी रचना का नाम क्या है। तो इनकी रचना का नाम है युगवाड़ी। क्या है? युगवाड़ी। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीसरा सप्तक, ठीक ना, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया था, कब पब्लिश किया गया था ये आपको बताना है। सन 1951 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में या सन 1979 ईस्वी में। तो तीसरा तार सप्तक जो था ना उसका जो प्रकाशित किया गया था, प्रकाशन जो वर्ष था वो था सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन क्या है बच्चा कि दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। मैंने दीपशिखा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। कई बार पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दीपशिखा काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम होगा बच्चों यहाँ पे महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे समझते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को। यहाँ पे देखो एक छोटा सा चौपाई लिखा गया है कि हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय की उछाट में। देखो कितना बड़ा प्यारा से यहाँ पे एक छोटा सा चौपाई लिखा गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि रस की पहचान करे। माने इस पंक्ति में किस रस का इस्तेमाल किया गया है, किस रस का यूज किया गया है ये आपको बताना है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या वीर रस। तो यहाँ पे देखो हंसी हंसी भाजे, देखो सबसे पहला जो शब्द है ना हंसने वाली बात कही गई है, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा भैया? इसमें हो जाएगा हास्य रस। क्या होगा? हास्य रस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले बात को ध्यान में रखना, पेपर में पक्का पूछा जाएगा भाई, ठीक ना। चलो आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि हरिमुख मनहु मयंक, हरिमुख मनहु मयंक में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार का नाम बताना है बच्चों कि हरिमुख मनहु में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा कि रूपक अलंकार होगा कि अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखो यहाँ पे हरिमुख मनहु जनहु, ठीक ना। तो मनहु जनहु जहां पर आएगा तो वहां पे क्या होगा भैया? वहां पे होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार मैंने बता रखा है कि अलंकार कैसे पहचानना है, रस कैसे पहचानना है, छंद कैसे पहचानना है। बहुत ही डिटेल में मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब चलिए आगे समझ लेते हैं कि वह कब लौटेगा, वह कब लौटेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। माने इसका जो सेंस निकलेगा, इस सेंस के आधार पर इसका प्रकार बताना है कि ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य है कौन सा वाक्य है भाई, ठीक ना। प्रश्नवाचक है कि विस्मयादि बोधक है कि विस्मयवाचक है कि संदेहवाचक है कि संकेतवाचक है। अच्छा बताओ कि वह कब लौटेगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें तो एक प्रश्न भी तो पूछा जा रहा है भाई कि जो राम गया है, राम घर कब लौटेगा या बाजार कब लौटेगा, बाजार कब जाएगा। इसमें एक प्रश्न का जिक्र किया गया है, इसमें एक शब्द को जानना है, प्रश्न को जानना है कि उसका टाइमिंग क्या होगा लौटने का। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? ये वाक्य का कौन सा प्रकार होगा? ये होगा प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। भैया इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कब आएगा, कब लौटेगा, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा? प्रश्नवाचक यहाँ पे आपका वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन पूछा गया बाबू कि बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सकता। इसमें बताना है इसमें कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है कि इनमें से कोई नहीं है। इसमें वाच्य बताना है भाई कि बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सकता। इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें बच्चों होगा भाववाचक, क्योंकि भैया यहाँ पे भाव की भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक ना। क्योंकि भैया बीमार है, ठीक ना, इसलिए वो क्या हो रहा है? वो उठ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य हो जाएगा, ठीक ना। सेकंड वाले ऑप्शन को बिल्कुल याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा के पेपर में एक तो भैया उपसर्ग से क्वेश्चन देखोगे और सेकंड क्वेश्चन देखोगे प्रत्यय से। तो उपसर्ग वाले और प्रत्यय वाले, ठीक ना, और समास वाले।
तद्भव तत्सम वाले टॉपिक को तैयार कर लेना, प्रवासी को भी तैयार कर लेना, क्योंकि परीक्षा के पेपर में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन छूटेगा नहीं भाई, पक्का पूछा जाएगा। इसमें आपको ये बताना है कि अनुपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। माने अनु क्या करना भैया, उपसर्ग लगाना है और उपसर्ग लगा करके इससे एक नया शब्द बनाना है। क्या बनेगा, अनाचार बनेगा? कहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। तो उपसर्ग क्या होता है, पहले शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, एक अच्छा शब्द बनाता है। क्या करता है, शब्दों के पहले जुड़ा होता है। तो अनु इसमें देखो कौन सा लगा हुआ है, अनाचार तो होगा नहीं, अभिमान तो होगा नहीं, अनैतिक होगा ही नहीं, अनुभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा, चाहे अनुमान हो जाएगा, चाहे अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुसार। इस प्रकार से हमारा अनु यहाँ पे देखो पहला शब्द यहाँ पे जुड़ा गया है इस किसके साथ, भाव के साथ। अब ये दोनों मिलकर के एक अलग सा शब्द बना लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे, और हमारा उपसर्ग यहाँ पे क्या होगा, अनुपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा। गंगा और यमुना का समास विग्रह क्या होगा, गंगा और यमुना, गंगा प्लस यमुना, या गंगा यमुना, या गंगा प्लस यमुना प्लस गंगा। इसका समास विग्रह क्या होगा भैया, इसका समास विग्रह होगा कि गंगा और यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दो नदियों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे एक प्रकार से विपरीत भी नदियां हो सकती है, ठीक ना। तो जब भी दो चीजों का आपस में कंपेयर किया जाए और आपस में अपोजिट हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास हम क्या बोलेंगे भैया, और से जोड़ेंगे, चाहे तथा से जोड़ेंगे, चाहे एवं से जोड़ेंगे, चाहे वह से जोड़ेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना। क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह क्या होगा भैया, गंगा और यमुना हो जाएगा। और जब समास का नाम पूछता तो क्या होता है, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तालाब शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तालाब का तत्सम रूप, यानी तालाब का तत्सम का मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप, ठीक ना। तत्सम रूप का क्या मतलब होता है, शुद्ध रूप। माने तालाब को किस प्रकार से शुद्ध लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है। समुद्र होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। झील होगा, ये भी नहीं होगा। गड्ढा भी नहीं होगा। होगा क्या, तालाब को शुद्ध जो रूप होता है ना, तड़ाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तड़ाक। ऑप्शन नंबर हमारा डी, अरे सॉरी यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ये क्या है, नेह एक तद्भव है, माने अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। इसको शुद्ध करके बताना है कि भैया इसका नेह का शुद्ध रूप क्या होगा, यानी कि तत्सम रूप क्या होगा। नवीन होगा, नहीं होगा। नक्षत्र होगा, नहीं होगा। निष्ठुर होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, नेह का हम बोलेंगे भैया स्नेह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्नेह, प्यार दुलार बोलेंगे, ठीक ना। क्या बोलेंगे, प्यार बोलते हैं, दुलार बोलते हैं। स्नेह का मतलब क्या होता है, लगाव ही तो होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बादल शब्द के पर्यायवाची है। बादल शब्द के पर्यायवाची क्या होगा, ये आपको बताना है। पर्यायवाची से भी बोर्ड परीक्षा के पेपर में एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। इस वाले टॉपिक को भी तैयार करके जाना है, ठीक ना। तो क्या होगा, पिलांग शस्य, अम्बुद या पयोद, ठीक ना। तड़िग, चपला, वृष्टि बौछार। तो वृष्टि बौछार क्या होगा भैया, ये तो हो जाएगा बारिश का। तड़िग चपला क्या हो जाएगा भैया, ये तो हो जाएगा आप सभी का बिजली का। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताना है, बादल का पर्यायवाची बताना है। तो बादल का पर्यायवाची होगा भैया पयोद हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा अम्बुद। क्या हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा, और साथ में पयोद हो जाएगा। इस प्रकार से बादल का पर्यायवाची आपको याद कर लेना है, ठीक ना, क्योंकि पेपर में पक्का पूछा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, ये इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद बताना भाई। ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बस खाली छाप के आराम करना है, सो जाना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं कि आग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। माने आग का पर्यायवाची क्या नहीं है, आपको बताना है। अनल, दहन, अनिल या पावक। तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कभी छाप करके बताओ कि आग शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं होगा। हम आगे बात करते हैं। हिंदी में जो आपका गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है, ये बोर्ड परीक्षा के पेपर में हमेशा 6-6 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे गद्यांश के बारे में, उसके बाद पद्यांश को भी हल कर लेंगे। आइए यहाँ पे समझते हैं, ठीक ना। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन है। ये एक छोटा सा पैसेज दिया गया, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक ना। हे भगवान के लिए, तब के लिए आप ये कर सकते हो, नहीं तो ये कर सकते हो। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे ये वाला, यह कोई बात नहीं है
कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस वाले हम पैसेज को हल करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो बच्चों बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में कॉपी लिखना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न लिख देना है और यहाँ पे खंडवा हेडिंग डाल देना है। इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला। इसमें संकेत लिख देना कि यह कोई बात नहीं है, यहां से लेकर के अंत तक लिख दो कि कोई और देखता था। देखो शुरू का क्या करना है, आपको 2-3 शब्द लिख देना है और अंत का यहाँ पे 2-3 शब्द लिख देना, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप इसी वाले पैसेज का सोल्यूशन कर रहे हो। इसमें क्या करना था, सबसे पहला क्वेश्चन संदर्भ लिखना था। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को संदर्भ लिखते समय 2 बातें जरूर बताना है। सबसे पहले तो पाठ का नाम क्या था और लेखक का नाम क्या था। तो पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहां से आपका 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहां से लेकर के यहां तक का करना था, यह कोई बात नहीं है, यहां से लेकर के की ओर आकर्षित होते हैं। तो बच्चों हम करेंगे क्या, इसमें लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि ये कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता होती है। समाज में अपने से अलग विचार देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। यहां से लेकर के यहां तक व्याख्या कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। और अंत में इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसमें समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वो गुण उनके मित्र में मिल जाए। इस प्रकार से लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, ठीक ना। अब चलो बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमका क्वेश्चन पूछा गया है इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इस वाले क्वेश्चन को भी हम समझते हैं, डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे समझिएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गृले हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई। इसमें क्या करना था कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है और इसमें अलंकार बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो बच्चों संदर्भ में 2 बातें लिखना होता है आप सभी को। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगा दो, चरण कमल बंदो हरिराई। यह एक संकेत के तौर पे लिख दो ताकि एग्जामिनर आपको समझ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना है, तब जाकर के टॉपर बनोगे, ठीक ना। चलो इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे कि यह पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो बच्चों संदर्भ में 2 बातें आपको लिखना है। सबसे पहले कवि का नाम सूरदास और पाठ का नाम, यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, पद। तो आप यहाँ पे पाठ का नाम और कवि का नाम लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो इस वाले लाइन को आपको अर्थ लिखना है, व्याख्या करना है कि बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो कैसे हल करेंगे, इसमें लिखेंगे कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलना स्टार्ट कर देता है और दरिद्र भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। इस प्रकार से आप सभी को व्याख्या यहाँ पे सॉल्यूशन कर देना है। और अंत में बताना था बच्चों इस वाले पंक्ति में किस अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा अलंकार इसमें यूज किया गया है। इसमें होगा बच्चा रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। कि संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कैसे करें। बच्चों ये जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। और सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो बच्चों संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर और यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करने के लिए 3 नंबर, यानी कि टोटल मिलाकर के इस वाले टॉपिक से
5 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक ऐसा जादुई ट्रिक बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद संस्कृत गद्यांश का कितना भी कठिन से कठिन भी पैसेज पूछा जाएगा तो उसका हिंदी में अनुवाद आप आसान ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इस संस्कृत के पद्यांश को या गद्यांश को पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या पूछा गया है, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाष्यास केंद्र असलम अस्ति। तो बच्चों करना क्या है, इसका पूरा हिंदी में अर्थ लिखना है। तो हिंदी में पूरा अर्थ आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको करना क्या है, एक एक शब्द का मतलब आप सबसे पहले हिंदी में समझ लो। ऐसा मतलब होता है बच्चा यह, ठीक ना। नगरी मतलब क्या होता है, नगर, ठीक ना। तो मैं आपको तो पूरा बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है भैया, इसका संदर्भ लिखना है, ठीक ना। तो संदर्भ पेपर में कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को एक एक शब्द का मतलब भी समझाऊंगा और अनुवाद कैसे करोगे पूरा इस वीडियो के माध्यम से आप सीख ही जाओगे, ठीक ना। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे एक हिंट लगाना है। क्या करना है, एक हिंट लगाना है कि सर हम इसी वाले पैसेज को हल करेंगे और इसी का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, ठीक ना। हमारा पैसेज क्या है, तो शुरू का 2-3 शब्द लेंगे और अंत का 2-3 शब्द लेंगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, तो ठीक है 2-3 शब्द यहां से उठाओ और अंत का 2-3 शब्द उठा दो कि भाष्याम कारित, ठीक ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसा नगरी डैश 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 भाष्याम कारित। इस वाले पैसेज को हम हल करेंगे और सबसे पहले क्या करना बच्चों, आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, 2 नंबर का पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। तो संदर्भ में खाली क्या करना बच्चा, आप सभी को पाठ का नाम यहाँ पे लिख देना है। इतना करने के बाद अब बच्चों हम आ जाते हैं हिंदी का अनुवाद करने में, ठीक ना। तो हिंदी का अनुवाद हम एक एक शब्द को एकदम बढ़िया से करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र असलम अस्ति। तो ऐसा मतलब क्या होता है, यह। नगरी मतलब नगरी, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, और संस्कृत मतलब एक यहाँ विषय का नाम है, भाष्याश मतलब भाषा मतलब भाषा, और च मतलब होता है और, ठीक ना। केंद्र स्थली मतलब भैया केंद्र स्थली, अस्थि मतलब है। तो अब देखो इसको मिला करके जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो इसका एक सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। कौन, बनारस। तो बनारस के बारे में चर्चा किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारी बातें हम बनारस के बारे में हम समझेंगे और करेंगे। अब देखो अगला हमारा जो पैसेज पूछा गया है, जरा ध्यान से समझिएगा। इत एवं संस्कृत वर्मस्य, ठीक ना, वर्पस्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। इत एवं माने इसका, ठीक ना। इत एवं मतलब क्या होता है भैया, यही से। इत एवं का मतलब क्या होता है, यही से, ही मतलब एवं मतलब क्या होता है, ही होता है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। यहाँ पे देखो आलोक का मतलब क्या होता है भैया, प्रकाश होता है। संस्कृति मतलब भैया संस्कृति होता है, और सर्वत्र मतलब क्या होता है, सभी जगह। और प्रसृता मतलब क्या होता है, प्रसृता मतलब होता है फैला हुआ है, उजागर हुआ है। कहाँ से, बनारस से ही संस्कृत भाषा का जो आलोक है, जो प्रकाश है, सभी जगह फैला हुआ है। आगे समझते हैं कि मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य भारतीय, ठीक ना, दर्शनम शास्त्राणम अध्ययनम अकरोत। यहाँ पे देखो मुगल युवराज मतलब क्या है, एक नाम है मुगल युवराज दारा सिको। अत्रागत्य मतलब यहाँ आकर, भारतीय दर्शन मतलब भारतीय दर्शन, शास्त्र मतलब शास्त्र, अध्ययन मतलब अध्ययन, अकरोत मतलब किया, ठीक ना। तो इसमें इसका पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था, ठीक ना। एक एक शब्द का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। मुगल युवराज मतलब क्या होता है बता भैया, मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणम अध्ययनम अकरोत। तो मैंने पूरा बता दिया कि मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आया और यहाँ आकर क्या किया, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था, स्टडी किया था। अब बच्चों आगे हमारा जो लाइन लिखा गया है इसके बारे में समझते हैं। आगे हमारा लाइन क्या लिखा गया है कि सत्यसाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत। सत्यसाम मन स मतलब वह, तेसा मतलब इससे प्रभावित होकर के, वह उनके ज्ञान से
वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि, ठीक ना, क्या करेंगे भैया, सतेसाम, सतेसाम मतलब कि वह उनके, तेसा मतलब उनके, ज्ञान मतलब ज्ञान से, प्रभाविता मतलब प्रभावित हुआ, अवगत मतलब हो गया, ठीक ना, कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, किसके ज्ञान से, जो भी इसका भारतीय दर्शन था, शास्त्र था, अध्ययन करने के बाद उसका ज्ञान मिल गया और इतना प्रभावित हुआ कि यत कि तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारित। यत मतलब क्या होता है भैया, यत का मतलब होता है वह, उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। इस प्रकार से आप सभी का करना है, यहां से लेकर के यहां तक इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आइडिया, आप सभी को इसी आइडिया के साथ पूरा का पूरा हिंदी में आप सभी को अनुवाद करना है, पूरा बिल्कुल सटीक तरीके से। जब आपको एक एक शब्द का मतलब हिंदी में समझ में आ जाएगा तो किसी भी प्रकार का जो आपका संस्कृत में पैसेज रहेगा, गद्यांश रहेगा, आप आसानी से उसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हो। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को महत्वपूर्ण कवि और लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूं। और बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल 10 नंबर में पूछा जाता है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का सबका जीवन परिचय बताने वाला हूं। और बच्चों, अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वीडियो को एक बार प्यार से लाइक कर दो और कमेंट में जय हिंद लिख दो कि हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय। और अब की बार बोर्ड परीक्षा के पेपर में तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखना है और जीवन परिचय लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक ना। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट भैया कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना, तभी जाकर के आप जीवन परिचय का टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले बच्चों करना क्या है, आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में यहाँ पे तुलसीदास का यहाँ पे हेडिंग लगा लेना है ब्लैक पेन से। उसके बाद जीवन परिचय को भी आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है और इसमें लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तो बच्चों, पहली लाइन से आपको दो चीजें पता चल जाती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। दो चीजें आपको यहाँ पे पहली लाइन क्लियर कर देती है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसीदास जो थे सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था, जो कि अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने की वजह से इनको त्याग कर दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं से बीता था। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि जैसे गुरु का साथ मिला, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ये काशी आ गए, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में शिक्षा दी। आगे बच्चों लिखेंगे इसमें कि तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हो गया था, ठीक ना। इसमें लिखेंगे इन्होंने अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार पत्नी के द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। इस पर अपनी पत्नी से फटकार सुनकर वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे और अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, आप सभी लोग को इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा के पेपर में जीवन परिचय लिखना है और जीवन परिचय लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। अब हम आइए उसको समझ लेते हैं। तो भैया देखो, जीवन परिचय लिखते समय आप सभी को जीवन परिचय और साथ में कवि का यहाँ पे रचना का भी नाम पूछा जाता है, उसको भी समझ लेते हैं। तो रचना में लिखेंगे क्या कि तुलसीदास की जो भी फेमस रचना का नाम है श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ठीक ना। इस प्रकार से इनकी एक रचना का नाम लिख दोगे, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब बच्चों, क्लास 12th के बच्चों के लिए साहित्य में स्थान में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो
कि भैया गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निवारण के उपाय सुझाए, साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को तुलसीदास के यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। अब बच्चों हम आगे समझते हैं भैया कि सूरदास का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे और लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक ना। आइए बच्चों, इसी प्रकार से आप सभी को सूरदास के यहाँ पे हेडिंग लगा लेना है, अंत में लिखेंगे यहाँ पे जीवन परिचय। इसमें क्या लिखना है कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम को ही इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, लड़ाई है, झगड़ा है, ठीक ना। आगे लिखेंगे बच्चों, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं को अपने आप को जन्मांध कहा है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। आगे लिखेंगे कि इनसे भक्ति का एक पद सुन करके पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। और आगे लिखेंगे कि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया गया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने या विठलनाथ ने अष्टछाप नामक नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी उनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। लिखेंगे आगे कि वे गौ घाट पर रह करके जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। श्री सूरदास जी का जो मृत्यु है सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हो गया, ठीक ना। अब बच्चों रचना का नाम क्या लिखेंगे, इसमें सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ठीक ना। इनकी जो फेमस यहाँ पे रचना का नाम है, आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हो, ठीक ना। तो बच्चों पेपर में आप सभी से केवल जीवन परिचय और रचना का नाम पूछेगा, आप आसानी से यहाँ पे लिख करके आ जाना, पूरा नंबर मिलेगा भैया, एक भी नंबर कटेगा नहीं। अब आइए बच्चों हम आगे बात करेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, इनको भी जरा ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, तो लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया था। माता पिता एवं बड़े भाई की मृत्यु हो जाने की वजह से इनको व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। लिखेंगे कि युवावस्था से पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। आगे लिखेंगे कि इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य की सेवाओं में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शारीरिक चिंताओं से जर्जर हो गया। अंत में लिखेंगे अंततः क्षय रोग से ग्रसित हो जाने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों अंत में लिखना है आपको रचना का नाम। रचना का नाम में क्या लिखेंगे, जिससे यहाँ पे देखो फेमस रचना का नाम स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, आकाशदीप, कंकाल, कामायनी, झरना, तितली, लहर, इनकी फेमस रचना का नाम यहाँ पे लिखा गया है, ठीक ना। अब चलो बच्चों हम आगे लिख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं भैया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे और लिखने का सही तरीका क्या रहने वाला है, ठीक ना। इसमें लिखेंगे कि श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1889 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रमणि शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगोई थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। उन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं परीक्षा की पास की। आगे लिखेंगे कि गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय ही टूट गया। इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी की और बाद में ये मिर्जापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया था। लिखेंगे कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार
सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। ठीक ना। इसी प्रकार से बच्चों इतने इतने सुंदर सुंदर अक्षरों में आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में जीवन परिचय लिखना है। अगर आप इस आइडिया के साथ लिखते हो तो भैया आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर भाई मिलेगा। अंत में लिखना है रचना। रचना में क्या लिखेंगे? चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ठीक ना, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली आदि इनकी फेमस रचना का नाम है। अब चलो बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे और लिखने का सही तरीका क्या होगा। तो बच्चों इसमें लिखना है कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया के उत्तर प्रदेश के उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम में हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ये बनारस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लिखेंगे आगे कि ये संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के अध्येता तथा हिंदी साहित्य के उन्नायक रहे हैं। ये प्रयाग और लखनऊ संग्रहालयों के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने पिलानी स्थित बिड़ला महाविद्यालय के प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य करके अवकाश ग्रहण कर लिया। आगे लिखेंगे कि देहरादून में क्या लिखना है? आगे लिखेंगे कि देहरादून में अस्थायी रूप से निवास करते हुए साहित्य सेवा में ये जुट गए। ठीक ना। आगे लिखना है कि अगस्त सन 1982 ईस्वी में इस मनीषी साहित्यकार ने इस असार संसार से विदा ले ली। ठीक ना। और अंत में लिखना है आपको फेमस रचना का नाम, कृतिया का नाम। इसमें क्या लिखेंगे? विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, सागर की लहरों पर और अंत में लिखना है ठूठा आम। इनकी फेमस रचना का नाम दिया गया है। तो बच्चों इसी प्रकार से इसी आइडिया के साथ आप सभी को बोर्ड परीक्षा 2024 में 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में महत्वपूर्ण जीवन परिचय लिख करके आना है। और मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि जो ही बच्चा इस प्रकार से जीवन परिचय वाले टॉपिक बोर्ड परीक्षा में लिख करके आएगा उसका भैया एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक ना। जितना बोर्ड परीक्षा में ये नंबर क्या पूछा जाता है। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को निबंध लिखने का बिल्कुल बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। और बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा में जो बोर्ड काफी मिलते हैं ना, मैं उस पे आज की इस वीडियो के माध्यम से लिख करके बताऊंगा कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखना है और निबंध लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करना है और टॉपर किस तरीके से निबंध लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। और बच्चों ये जो टॉपिक है ना बोर्ड परीक्षा के पेपर में सीधा 7 नंबर में पूछा जाता है और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा 7 नंबर क्लियर करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 इसमें क्वेश्चन दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, कारण एवं निवारण, जनसंख्या, लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो बच्चों इससे पहले मैंने आप सभी को प्रदूषण की समस्या और समाधान पे ऑलरेडी निबंध बता रखा है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा कि नारी सशक्तिकरण पर किस तरीके से निबंध लिखना है और निबंध लिखने का बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से टॉपर बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखते हैं और आप लोग भी ये तरीका जान लो, आपका भी एक भी नंबर ना कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले बच्चों करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 में आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नारी सशक्तिकरण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगा लेना नारी सशक्तिकरण। और बच्चों निबंध लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, सबसे पहले क्या करो आप यहाँ पे रूपरेखा तैयार कर लो। क्या करो यहाँ पे सबसे पहले रूपरेखा। अच्छा रूपरेखा में क्या क्या लिखते हैं, तो हम जिन जिन टॉपिक के बारे में निबंध में लिखेंगे सबसे पहले उस टॉपिक को हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहने वाला प्रस्तावना, उसके बाद महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका और अंत में महिला सशक्तिकरण के लाभ और अंत में बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे उपसंहार वाले टॉपिक को। ठीक ना। तो बच्चों निबंध लिखते समय आपको 2 टॉपिक बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहला टॉपिक का नाम है प्रस्तावना
और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को। बिल्कुल इस दोनों टॉपिक को तैयार करके जाना है। आइए बच्चों डिटेल में समझते हैं कि नारी सशक्तिकरण पर किस तरीके से हम निबंध लिखेंगे। सबसे पहले आइए प्रस्तावना को समझते हैं। इसमें लिखेंगे, आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ तब समझ में आएगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें हम इस काबिल बनाया जाए कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के फैसला कर सके। यानी कि बच्चों सबसे पहले प्रस्तावना में हम वही बात लिखेंगे जो कि मूल बात रहने वाली है। उसके बाद आपको लिखना है जो कि आपका अगला हेडिंग है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ। अर्थ में क्या लिखेंगे कि महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। इस प्रकार से हमारा अगला हेडिंग हो गया। और हमारा तीसरा हेडिंग क्या था कि महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका। अच्छा, भूमिका में हम कौन कौन सी बातें लिखेंगे यहाँ पे समझिएगा कि बदलते हुए समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह चार दीवारी से बाहर निकल करके बहुत सारा काम देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि देश के लिए महत्वपूर्ण विशेष कार्य भी करती है। ठीक ना। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर चाहे काम मजदूरी का हो चाहे अंतरिक्ष में जाने का, महिलाएं अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है। ठीक ना। इस प्रकार से आप सभी को महिला के बारे में लिख देना है। और अंत में जो आपका चौथा यहाँ पे टॉपिक लिखना था कि महिला सशक्तिकरण के लाभ। अच्छा, लाभ में क्या लिखेंगे कि महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए। सबसे पहला बदलाव क्या हुआ था, तो महिलाओं ने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े हर फैसले खुद ही कर सकती है और पुरुष भी अब महिलाओं को समझाने लगे हैं। इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के इतने प्रकार के बेनिफिट हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं। ठीक ना। अब बच्चों कोई भी आप निबंध लिखोगे ना, अंत में आप इस टॉपिक को जरूर लिखना, उपसंहार वाले टॉपिक को, कि जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने भी, ठीक ना, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज की नारी हर क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने का जरूरत है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के कॉपी में निबंध लिखना है। और आप ये अगर आइडिया अपना लोगे, बोर्ड परीक्षा में अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक ना। जैसे मैंने आपको बताया था 7 नंबर में 7 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी में महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल 4 नंबर में पूछा जाता है। और बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 5 अलग अलग इंपोर्टेंट टॉपिक पर पत्र लेखन बताने वाला हूं, जिसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। और अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा के पेपर में पत्र कैसे लिखना है, पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है, और टॉपर बोर्ड परीक्षा के पेपर में पत्र कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो ये बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अब की बार 5 पत्र कौन से हैं जिसको आपको तैयार करके जाना है और अब की बार पेपर में यही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। एक बात दोस्तों मैं आप सभी को पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वीडियो को अंत तक देख लेता है तो पत्र लिखने का सही तरीका पता चल जाएगा। और पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करना है, सारा का सारा डिटेल सब सभी को पता लग जाएगा। तो ये बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले 5 टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से पत्र लेखन है जिनको आपको तैयार करके जाना है, इसी पे आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे तैयार करना है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। और बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसी टॉपिक पर पत्र लिख करके समझाऊंगा, ठीक ना, कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में पत्र कैसे लिखना है,
टॉपर पत्र कैसे लिखते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये टॉपिक तैयार करके जा रहा है, पक्का पूछा जाएगा, ठीक ना, जो कि 4 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। बिजली समस्या के समाधान करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पर एक बिजली विभाग को पत्र लिखना है। और बच्चों आगे हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पत्र लेखन, जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें क्या है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। माने शुल्क मतलब क्या होता है, फीस को माफ करने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है कि सर हमारा फीस माफ कर दीजिए। इस वाले टॉपिक पर भी आपको पत्र लेखन तैयार करके जाना है, पक्का पूछा जाएगा, ठीक ना। अब चलिए बच्चों, अगला जो हमारा पत्र लिखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कैनरा बैंक के प्रबंधक को आधुनार्थ ऋण प्राप्ति करने के लिए एक पत्र लिखिए। माने कैनरा बैंक के मैनेजर को क्या करना है, ऋण लोन लेने के लिए क्या करना है भैया, एक पत्र लिखना है, जो कि आप सभी को तैयार करना है, ठीक ना। अब चलिए बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं, जो कि चौथा नंबर यहाँ पे पत्र लिखना है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। कि माने आपके एरिया में जो भी गंदगी फैल रही है और उस गंदगी की वजह से, ठीक ना, जो भी डेंगू या मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है, इस पे क्या करना है, एक संपादक को पत्र लिखना है कि सर हमारा जो गांव है ना, ये डेंगू और मलेरिया से माने भयंकर बीमारी से ग्रसित है। तो इसमें क्या करना है, एक पत्र लिखना है। अब चलिए आगे बच्चों बात करेंगे सबसे अंतिम नंबर पत्र के बारे में, जिसको आपको तैयार करके जाना है कि अपनी बड़ी बहन की शादी में बुलाने के लिए अपने प्रिय मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक ना। क्या करना है इसमें, अपनी बड़ी बहन की शादी में, ठीक ना, शादी में बुलाने के लिए भैया क्या करना है, अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखना है कि आप मेरे बहन की शादी में जरूर आइएगा। तो इतने सारे 5 टॉपिक है जिनको तैयार करके जाना है, और ये बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल पूछे जाएंगे। तो ये बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि महत्वपूर्ण पत्र लेखन कैसे किया जाएगा, जो कि 22 फरवरी हिंदी वाले पेपर में बिल्कुल यही तरीका अपनाना है, जो मैं तरीका बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है कि बिजली समस्या के निराकरण करने के लिए अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। इस पे हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखने का सही तरीका क्या होता है, क्या गलतियां नहीं करते हैं, और टॉपर परीक्षा में किस प्रकार से पत्र लिखते हैं, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे देखो हेडिंग लगाना सेवा में, ठीक ना। यहाँ पे क्या करना होगा, सेवा में यहाँ पे लिख दो बिजली विभाग मेरठ उत्तर प्रदेश। तो अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेवा में, ठीक ना, सेवा में जस्ट यहाँ पे देखो राइट साइड में, यहाँ पे देखो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे लिखना बिजली विभाग, और यहाँ पे लिख देना मेरठ उत्तर प्रदेश। इतना करने के बाद आप यहाँ पे खड़ी पाई डाल देना, और यहाँ पे विषय लिख देना कि बिजली की अनियमित आपूर्ति, माने बिजली की जो भी अनरेगुलरिटी आ रही है ना, उसकी आपूर्ति कैसे की जाएगी, हम इसी के बारे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, पत्र को लिखेंगे। इसमें लिखना सबसे पहले मान्यवर। अब देखो विषय के यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखो एक लाइन छोड़ देना, और यहाँ पे आ जाना मान्यवर यहाँ से, ठीक ना। और मान्यवर लिखने के बाद यहाँ पे कामा लगाना है। कामा लगाने के जस्ट बाद क्या लिखना है यहाँ पे कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखो बच्चों इसमें क्या करना होगा कि जो समस्त ग्रामवासी है ना, वो मिल करके पत्र लिखेंगे, क्योंकि भैया बिजली की जो समस्या है ना, केवल एक इंसान के पास नहीं होगी, ये पूरे गांव वासियों के लिए समस्या रहने वाली है। तो इसमें क्या लिखना है कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे कि पानी तथा अन्य कार्यों को करने के लिए बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ग्रीष्म काल में बिजली की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज्यादा नीड रहती है, क्योंकि भैया पंखा भी चलाना होता है, खेतों की सिंचाई करना होता है, साथ में खाना बनाना होता है, स्नान करना होता है, कपड़ा धुलना होता है, तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती है, ठीक ना। कब, ग्रीष्म समय में, ठीक ना। चलिए इसमें आगे क्या लिखेंगे कि बिजली की समस्या के कारण गर्मी का सामना, खाना बनाने, स्नान करने तथा खेतों की सिंचाई समय पर नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में हमने पहले भी शिकायत कर रखी थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। आगे क्या लिखेंगे बच्चा कि भैया इसके संबंध में मैंने
तमाम प्रकार के कर्मचारियों को, अधिकारियों को हमने कई बार पत्र लिखा, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हुई, ना सुनवाई हुई, ठीक ना। उस पर किसी प्रकार के एक्शन नहीं लिया जा चुका है। इसलिए इस संबंध में हमने पहले भी शिकायत की थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका तुरंत या शीघ्र समाधान कराएं, ठीक ना। क्या लिखेंगे अंत में कि आपसे यही विनम्र निवेदन है कि भैया कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दीजिए और इसका तुरंत निपटारा करवाइए, ठीक ना। अंत में क्या लिखना है आप सभी को, समस्त जैन नगरवासी, और यहाँ पे XYZ अपना नाम लिख देना, या जो भी इस पेपर में शामिल है, इस लेटर को लिखने में शामिल है, उनका 10 आदमी का, 5 आदमी का या 2 आदमी का, यहाँ पे उनका नाम भी लिख सकते हो। इतना करने के बाद बच्चों आ जाओ यहाँ पे डेट पे, ठीक ना। यहाँ पे दिनांक को लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक ना। इसी प्रकार से दिनांक यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना समस्त जैन नगरवासी, ठीक ना। इतना करने के बाद बच्चों इसी प्रकार से, इसी आइडिया के साथ आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में पत्र को लिखना है। और मैंने क्या बताया था आपको, इतने सारे टॉपिक पे पत्र को लिख करके तैयार करके जाना है, क्योंकि भैया जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये बात बताया इसी पे आएगा, 5 में से किसी एक पर आ सकता है। इतने सारे बातों को ध्यान में आप सभी को रखना है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय को प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। साथ मैंने तीसरा क्या बताया था, तीसरा मैंने ये बताया था कि कैनरा बैंक के प्रबंधक को, ठीक ना, अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति करने के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक ना। एजुकेशन लोन लेने के लिए एक यहाँ पे पत्र लिखना है। और चौथा में मैंने ये बताया था कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी की जानकारी करने के लिए दैनिक पत्र, जो भी आपका पत्र होगा, ठीक ना, उसका जो भी संपादक होगा उसको एक पत्र लिखना, ठीक ना। और अंत में मैंने ये बताया था कि अपनी बड़ी बहन की शादी में अपने मित्र को बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है। तो आपको इन 5 टॉपिक को तैयार करके चले जाना है, और जो भी बच्चा ईमानदारी से इस 5 को तैयार करके चला जाता है तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में जो भी आपका पत्र लेखन आता है उसमें पूरा का पूरा नंबर स्कोर करेगा भैया, एक भी नंबर उसका कटेगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा तो उसको भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन हिट कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।